नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज ज्यादा करेंगे बात और स्पॉटलाइट होगा कोरोना काल के उन गिद्धों की जो कि आपदा में भी मुनाफा खोज रहे हैं। कोरोना काल में कालाबाजारी का ये जो दौर है, ये सरेआम सब जगह फैला हुआ है और इस पर सख्ती भी की जा रही है। कई जगह क्रैकडाउन हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस संकट में मुनाफे के लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों, सबकी कालाबाजारी कर रहे हैं। यहां तक कि एम्बुलेंस सर्विसेज को लेकर भी बहुत ज्यादा ओवर चार्जिंग और ओवर प्राइसिंग के मामले भी सामने आए हैं। सब पर बात करेंगे। अब हालांकि पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्ती की है, उन्हें गिरफ्तार भी किया कई जगह पर, लेकिन इसके बावजूद कोरोना काल के गिद्ध बाज नहीं आ रहे। बिहार में 2 जगहों पर दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए लोग पकड़े गए हैं। अब बात दिल्ली की करते हैं, तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी चल रही है और ऐसे कालाबाजारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो हैं जामिया नगर के इलाके के रहने वाले हैं और ऊंचे दाम पर लोगों को ऑक्सीजन के जो उपकरण हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो बेच रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर इनके पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3000 से ज्यादा थर्मोमीटर के साथ साथ ऑक्सीमीटर्स और दूसरे सामान भी जब्त किए हैं। तो 3486 डिजिटल थर्मोमीटर मिले हैं, 283 गन थर्मोमीटर, 684 ऑक्सीमीटर जो हैं वो पकड़े गए हैं और 10 नेब्यूलाइजर और 42 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। ग्रेटर कैलाश पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और ऊंची कीमत पे ये मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे थे। देखिए, आपदा में भी अवसर ढूंढने वाले, आपदा में भी मुनाफा ढूंढने वाले कोरोना काल के गिद्धों को। प्रियंका कांडपाल और आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा भी जुड़ेंगे भोपाल से थोड़ी देर में। लेकिन प्रियंका, दिल्ली में इस तरह की कालाबाजारी सरेआम है। हालांकि दिल्ली पुलिस कई जगह क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जहां लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी दबाकर बैठे हैं और फिर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद आप लगातार हम भी न्यूज 18 इंडिया पे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गिद्ध बन के जो कोरोना महामारी के दौरान जो चीजें इस्तेमाल में आती है उनकी कालाबाजारी हो रही है। कल भी हमने ये रिपोर्ट दिखाई कि ऑक्सीमीटर जिनकी कीमत 1 महीने पहले तक 600-700 रुपए थी, वो भी किस तरह MRP 4-4 हजार डब्बे में लिखी हुई है, 3-3, 3,500 हजार रुपए तक लोगों को मिल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें, जिनके दाम केवल 6500 रुपए हैं, 7 लीटर की ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें, वो बाजार में 27,000 रुपए तक लोगों को मिल रही है। तो कालाबाजारी चरम पर है। लोगों की जरूरत है, इसलिए लोग इतने ज्यादा दाम देकर भी खरीद रहे हैं। जी आनंद। जी प्रियंका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है एक तो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट किया रहा है, स्कैरसिटी क्रिएट की जा रही है मार्केट में, क्योंकि सप्लाई तो बहुत सारा है, सामान, स्टॉक सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के उसका अभाव दिखाकर लोग मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें नकली सामान भी बहुत घुस रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ दवाइयों की भी जो है, नकली दवाइयों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। तो क्या इस पर क्रैकडाउन हो रहा है? जी बिल्कुल। अब ये जो अहम जिम्मेदारी है ये प्रशासन के ऊपर आती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या बाकी जो दवाइयां हैं, उनके नाम पर नकली दवाइयां तक लोगों को बेची जा रही है। सिर्फ वही क्यों, ऑक्सीमीटर जैसी बेसिक चीजें जो हैं वो भी खराब, जो लोकल होती हैं, जो आप एक बार दिन को देखते हैं चलती है, और वो उसके लिए भी 2-2 हजार रुपए लोग पे कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की कोशिश दिल्ली सरकार करेगी। वैसे ही एम्बुलेंस के बढ़े हुए चार्जेस, जो 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के लिए 40-40 हजार रुपए एम्बुलेंसेज चार्ज कर रही थी, कल दिल्ली सरकार की तरफ से उनकी भी कैपिंग कर दी गई है, उन पर भी प्राइस कैप किया गया है। लेकिन बावजूद उसके
अगर कोई फिर भी मनचाहे दाम वसूल रहा है, चाहे दवाइयों के चाहे नकली दवाइयां बेच रहा हो, इस पर कड़ाई जो है वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से ही होनी चाहिए। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पुलिस की तरफ से मामले जो है वो पकड़े जा भी रहे हैं, गिरोह के भांडाफोड़ भी हो रहे हैं। जी आनंद। जी प्रियंका, हमारे साथ बने रहिए। आशीष सिंह मुंबई से जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा भी भोपाल से हमारे साथ है। और सब जगह ये कालाबाजारी के जो हैं किस्से, कोरोना काल के ये जो गिद्ध हैं, ये सामने निकल कर आए। आशीष, मुंबई महाराष्ट्र में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां अरेस्ट हुए हैं, कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, कई जगह लोग फरार हैं, पर अभी भी ब्लैक मार्केटिंग का ये जो दौर है, ये सिलसिला ये जारी है। जी बिल्कुल आनंद, टोसिलजुमेब का इंजेक्शन मिला हुआ है नासिक में। अगर देखा जाए तो फर्जी जो है ये कहा जाए कि फर्जी दस्तावेजों के बाद टोसिलजुमेब के इंजेक्शंस लिए गए थे 40,000 में और 4 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। यानी कि जिन चीज़ों की कमी है उन्हीं की कालाबाजारी तेजी से की जा रही है और खासतौर पे मानवता के ऊपर हटके की जा रही है। इसी तरह से रेमडेसिविर के इंजेक्शंस के भी मामले सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। जो FDA अथॉरिटी है वो साफ तौर पर कह रही है कि जो सरकारी यंत्रणा है उसी का इस्तेमाल करके इन इंजेक्शंस को लेना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है आनंद कि इसके बावजूद जिस तरह से कमी है, पेशेंट्स अगर एडमिट है तो उसके परिवार वालों के लिए ये मजबूरी हो जाती है कि वो किसी तरह से इंजेक्शंस अरेंज करें, लिहाजा उसी का फायदा कालाबाजारी उठा रहे हैं, मनचाहे दाम की कीमतें वसूल रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि कई फर्जी जो है, कई नकली जो दवाइयां हैं, यहाँ तक कि इंजेक्शंस हैं, वो सप्लाई का मार्केट एक अलग तैयार हुआ है जहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, इंजेक्शंस फ्रॉड जो है फर्जी बेचे जा रहे हैं। और इसी तरह से खास बात यह है कि एम्बुलेंस की भी सेवाओं की बात की जाए तो एम्बुलेंस की सेवाएं भी इस तरह से मनमाने वसूल रही हैं कि किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे तकरीबन 2 किलोमीटर का ही अगर रास्ता तय करना हो तो भी उसके लिए 20 से 25,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं मानवता किससे हट के केवल लूट की एक जो है दुकान खुली हुई है जिसमें हर कोई लूटने पर जुटा हुआ है। अब कहीं ना कहीं इनको जाकर काल जो है डंक ज़रूर मारेगा अगर इस तरह से आपदा में लोगों की मुश्किलों पर आप अवसर और मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन आशीष आप मेरे साथ बने रहिए। मनोज, ऐसी जो किस्से हैं ये मध्य प्रदेश से भी निकल के आए हैं, भोपाल इंदौर में भी कुछ ऐसे किस्से आए हैं। खासकर डर इस बात का है कि मेडिकल कर्मचारी जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल स्टाफ, जहाँ ज़्यादातर अमूमन सब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी बढ़िया सेवाएँ कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर भी अवसर ढूंढ रहे हैं और पैसा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। रेमडेसिविर के जो वायल्स हैं, इंजेक्शन के जो वायल्स हैं, उनको चुराकर उन पर लेबल लगाकर दवाई अंदर नकली है और उसको 25-30 हज़ार रुपए में बेचा जा रहा है, लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या NSA एक्ट को लागू करने की बात हुई है? कहीं ना कहीं सख्ती से ऐसे लोगों की जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनसे पेश आने में बात हुई है? सरकार आनंद एकदम सही कह रहे हैं आप कि जब जो मेडिकल स्टाफ जो होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस जो आए, चाहे वो उज्जैन हो, भोपाल हो, इंदौर हो, आनंद सारी जगह पे कि पता चला कि एक कॉलेज की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो नर्स है, जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन वहाँ लगते थे, वहाँ से उसका जो पैकेज है, जो पैकेजिंग होती है, उसका सिर्फ पैकेट और उसकी जो वाइल लेकर आ गई, खाली वाइल लेकर आ गई, तो उसको जिस तरह से दिखाकर कि लगातार उन्होंने खूब सारे इंजेक्शन बेचे और उसके बाद NSA में कार्रवाई सरकार ने की। ये बात सही है, लेकिन ये वो वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार पहले नहीं जागी। एक बड़ा अजीब सा वाक़या है आनंद मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर एक हमीदिया मेडिकल कॉलेज है, उसी का अस्पताल है उससे जुड़ा हुआ, उसमें करीब 1 महीना होने को आ रहा है, 863 रेमडेसिविर के इंजेक्शन सरकारी मेडिकल अस्पताल से चोरी हो गए। वो कॉलेज जो कि सरकार का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आज तक नहीं पता कि आखिर वो 863 इंजेक्शन कहाँ लगे। FIR दर्ज हो गई है, बस FIR होने के बाद अभी तक नहीं पता है कि वो 863 इंजेक्शन कहाँ चले गए। तो जब सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है, उसके बाद लगातार अभी भी सरकार कहती है कि हमने NSA लगाने की कार्रवाई की है, और बिल्कुल सच है, उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कार्रवाई हुई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी एक आम आदमी रेमडेसिविर हज़ारों रुपए में खरीद रहा है। जब उसकी हालत ये होती है तभी इस तरह के जो मौका परस्त लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में होते हैं। तो अभी भी एक अहम बात है कि सरकार अपनी तरफ से ज़्यादा रेमडेसिविर सप्लाई करने की कोशिश करे। एक कारण छोटी सी बात और बताऊँ आपको कि मध्य प्रदेश की सरकार में तो एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर ने पहले तो रेमडेसिविर को लेकर ये कहा कि रेमडेसिविर ज़रूरी नहीं है, हर किसी को लगना ज़रूरी नहीं है। तो डिनाइल मोड की जगह सरकार अगर एक्सेप्टेंस के मोड में होती और रेमडेसिविर की सप्लाई सही की होती तो ये हालात नहीं बनते।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं एक डिनाइल मोड ऐसा होता है जब आपसे कब पूछा जाता है कि आपके पास सप्लाईज कम है, तो आप सीधा कहते हैं कहाँ सप्लाईज कम है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। ग्राउंड पर कई सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब कोविड होता है तो ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले देखते हैं। थर्मोमीटर, अब ये थर्मोमीटर अगर फर्जी निकला, आपने 2 गुना दाम तो दिए लेकिन थर्मोमीटर गलत निकला। पल्स ऑक्सीमीटर दिए लेकिन वो आपने 2 गुना 3 गुना ज़्यादा दाम लिए, ब्लैक मार्केट में खरीदा, लेकिन उसके बाद वो फिर सही ऑक्सीजन रेशियो नहीं बताए। रेमडेसिविर के वायल आपको लगता है 25,000 रुपये देकर आपको असली दवा मिली है, वो नकली है, और उसको आपने अपने परिजन पे इंजेक्ट कराया दिए जाने बगैर, और फिर कुछ अगर गलत हो गया तो फिर आप किसको दोष दीजिएगा। ये ऐसे कोरोना काल के गिद्ध हैं कि इनको जब गिरफ्तार किया जाता है, इन पर एनएसए ही नहीं इतनी सख्ती से इनके साथ पेश आने की जरूरत है कि ये याद रखें कि लाइफ में, जिंदगी में आगे जाकर कभी ऐसा नहीं करेंगे। और जो कोई ऐसा सोचे ऐसी आपदा में अवसर ढूंढने का, मुनाफा ढूंढने का लोगों की तकलीफ के अंदर, वो भी, उसकी भी रूह कांप जाए, उसका जमीर जाग जाए और आगे से वो ये काम ना करे। अब देखिए, हमने मध्य प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कानपुर में कोरोना काल में आपदा के अवसर पर जो निकल के जो मुनाफाखोर हैं, उन पर भी पुलिस क्रैकडाउन तो कर रही है, लगातार शिकंजा कसने की तैयारी तो कर रही है। लेकिन शहर के एक रेल बाजार थाना इलाके में पुलिस ने एक रैकेट का पर्दाफाश किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 35 से 40 हजार रुपए तक बेच रहा था। अब मेडिकल स्टोर के संचालक के साथ, देखिए यहाँ फिर कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ और मेडिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई ना कोई निकल के आता है। मेडिकल स्टोर के संचालक के साथ मिलकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ये गोरख धंधा कर रहे थे। खबर मिलने पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया, उसके बाद इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर, 1,52,000 रुपए नकदी बरामद किए। अब डीसीपी जो क्राइम है सलमान ताज पाटिल, उन्होंने कहा है कि ये लोग उपकरणों और दवाओं की कमी की बता रहे थे और फिर इसे दुगने दाम पर, 10 गुने दाम पर, दुगने भी नहीं 10 गुने दाम पर ये लोग उसको बेचने का काम कर रहे थे। रेल बाजार क्षेत्र में मौजूद गणेश मेडिकल स्टोर का संचालक सीताचरण गुप्त उसके साथ मिलकर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद ग्राहक बनकर पुलिस ने जाल बिछाया और कालाबाजारी में शामिल मेडिकल स्टोर संचालक समेत जो है सभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इन पर आप चोरी कालाबाजारी का सिर्फ आप चार्ज लगाकर इन्हें छोड़ नहीं सकते, इन पर सख्त से सख्त एक्ट्स निकलने चाहिए और कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि इन्हें कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज पर इनको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि नकली दवाई बेचना, दवाई को बहुत ज़्यादा दामों में बेचना, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना और गलत इंस्ट्रूमेंट्स बेचना बहुत गलत है, खासकर ऐसे मौक़ों पर जब आपदा हम पर आई है, जान पर बनाई है लोगों की। क्राइम ब्रांच पुलिस और थाना रेल बाजार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 4 अभियुक्तों को रेमडेसिविर, ऑक्सीमीटर और अन्य मेडिकल उपकरणों को महंगे दामों में बेचते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार की है कि गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशु और एक एजेंट अमरीश के द्वारा ये रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में 35 से 40 हजार रुपये में बेचा जा रहा था। तो ये कोरोना काल के गिद्ध हैं और ये किससे आगे भी हैं। चलिए बिहार की ओर रुख करते हैं। बिहार के भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में किसको पकड़ा गया? एक कंपाउंडर को दबोच लिया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जो है कोरोना से जान गंवा चुके मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल पहुंचा था। बताया गया कि आरोपी अस्पताल से इंजेक्शन खरीदकर उसे ऊंचे दामों में मरीजों के परिजनों को बेच रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी और उसके साथ किस किस के लोगों क्या कनेक्शन है, कितना बड़ा कार्टेल है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। हम लोग का जिला में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पॉइंट मुकुट ट्रेडर्स है, वहाँ पर एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुट ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। चलिए बिहार से आपको ले चलते हैं दिल्ली NCR, दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम। इस इलाके में से एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक एम्बुलेंस चालक ने लाखों की वसूली की है।
अब खबर ये है, और वो भी न्यूज़ 18 के धर्मवीर शर्मा की यह खबर है कि एक एम्बुलेंस चालक पर गुरुग्राम से पंजाब के लुधियाना तक जाने के लिए करीब 1.25 लाख रुपए वसूल करने का आरोप है। अब परिवार का दावा है कि शहर में बेड न मिलने की वजह से कोरोना मरीज को पंजाब के लुधियाना तक वहां पर इलाज के लिए ले जाना पड़ा, लेकिन इसके लिए किराए के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। लिहाजा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन वहीं के एम्बुलेंस यूनियन ने सफाई दी है कि ये एम्बुलेंस उनका है ही नहीं। मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए भटक रहा था गुड़गांव में, कहीं कोई बेड मिल जाए पर नहीं मिल रहा था। तो इतने में मेरी वाइफ को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है, तो उनको इमरजेंसी वहाँ ले जाना था। तो जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे जब तक उन्हें पेमेंट ना दी जाए। फिर आपको बिहार लिए चलते हैं। वहां पटना के गांधी मैदान के पास एक निजी अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। अब इस दौरान अस्पताल के 2 कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया गया। प्रशासन को इस बात की खबर मिली थी कि वहां तय कीमत से काफ़ी ऊंचे दाम पर दवाइयां बेची जा रही थी, और इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद दवाइयों का ऑडिट भी करवाया जा रहा है ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल्स है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए हैं। अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। कौन अस्पताल? प्रियंका कांडपाल, आशीष सिंह और मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। मनोज, अगर हम न्यूज़ 18 के पूरे नेटवर्क में किसी भी रिपोर्टर से बात करें तो हर कोई यही कहता है कि ये कालाबाजारी पूरी तरह से रैम्पेंट है, हर जगह यही चल रहा है। और कई बार ऐसा होता है जब आपदा होती है, जब किसी परिजन या किसी जान पहचान वाले की ज़िंदगी जान का खतरा होता है, तकलीफ होती है, तो फिर हम खुद कहते हैं कि भाई अभी जो है कर लो, बाकी हम उसके बाद क्रैकडाउन बाद में करेंगे, पहले जान बचाने का काम करें। ये सेंटिमेंट, इस इमोशन का जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है। और वही चिंता की बात यह है कि कई जगह का जो ये करप्शन का जो नेटवर्क है, ये कार्टेल है, ये अस्पताल या किसी मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड हो जाता है। इससे जो पूरा जो मेडिकल स्टाफ है और ये जो पूरा कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इन कुछ खराब कीड़ों की वजह से पूरा तालाब गंदा हो रहा है। जब उस मामले में सामने आई थी तो यही बात आई थी कि पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसकी वजह से बदनाम हुई। हालांकि एक बात मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 2 दिन पहले एक बड़ा कदम उठाया कि जैसे मरीज़ हैं इस तरह तरह से फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। आनंद, एक तो कालाबाजारी, रेमडेसिविर महंगा मिल रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर महंगा मिल रहा है। अब सरकार ने 2 कदम उठाए। सरकार तक ये बात पहुंची कि जो एम्बुलेंस है लगातार ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एम्बुलेंस के दाम फिक्स कर दिए हैं। शहरी इलाकों में अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो एम्बुलेंस आपको 500 रुपये लेगी। 10 किलोमीटर से ज़्यादा आगे चलते हैं तो आपको 25 रुपये प्रति किलोमीटर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। गाँव में, देहाती इलाकों में इसकी जगह आपको 20 किलोमीटर मिलेगा, पहले 500 रुपये पर, उसके बाद एक्स्ट्रा किलोमीटर पर आपको 25 रुपये देना पड़ेगी। ये इस तरह की चीज़ें सरकार ने फिक्स की हैं। इसके अलावा भोपाल के ही 8 अस्पताल हैं, मतलब इंदौर में कार्रवाइयाँ इसके पहले हुई थी, भोपाल में 8 अस्पतालों से 18 लाख रुपए मरीजों के जो परिजन हैं उनको वापस दिलवाए। कि अस्पतालों की ऐसी मनमर्जी की ऐसे पैसे लिए गए कि 18 लाख रुपए से ज़्यादा लिए गए। ऑक्सीजन कहा मरीज के परिजन से कि आप ऑक्सीजन लेकर आइए, महंगे दामों पर परिजन बाज़ार से ऑक्सीजन लेके आया और बिल में, लेकिन एक निजी अस्पतालों ने अपने बिल में भी साथ में ऑक्सीजन का पैसा लगा दिया। तो इस तरह 8 अस्पतालों से 18 लाख रुपए उनके परिजनों को दिलवाए भी गए। लेकिन ये आपदा में इस तरह के अवसर तलाशते ये काला बाजार वाली लोग, वाकई मतलब इसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी भी बदनाम हो रही है और साथ ही साथ एक मानवीयता, जिसे कहते हैं कि मानवीयता के लिए शर्मसार करने वाली बातें हैं। आनंद जी बिल्कुल। और प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है, जब हमने वो ऑपरेशन एम्बुलेंस किया था, ये जो ऑपरेशन गिद्ध है, और एम्बुलेंस में जिस तरह से ऊंचे दामों पर सर्विस मंगाया जा रहा है और 8-10 गुना ज़्यादा लोग बेबाक होकर एम्बुलेंस ड्राइवर कीमत वसूल रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति ने एकदम बेरहले से बेबाक होकर ये कहा था, मैं आगरा से, मुझे याद है ये बात और मैं चौंक गया था ये सुनकर, कि मैं आगरा से पेशेंट को दिल्ली तक 40,000 रुपये में लेकर आया। तो ये जो काम है आपदा में अवसर ढूंढने का, ये हर कोई कर रहा है। और फिर यूनियन अपना हाथ धो लेते हैं, कहता है कि देखिए हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ नहीं है।
बिल्कुल आनंद, जो आप ये बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही हमने न्यूज 18 इंडिया पे दिखाया था कि एक महिला ने हमें ये बताया कि उनको पश्चिम बिहार से आरएमएल अस्पताल अपने पेशेंट को लेकर आना था, घर से अस्पताल तक, और एम्बुलेंस ने उनसे 40,000 रुपए डिमांड किए, वो भी कैश में। किसी तरीके की कोई रिसीट नहीं मिलेगी, साफ तौर पर उनसे कहा गया। तो ये 5 से 7 किलोमीटर का जो रास्ता है, उसके लिए दिल्ली में 40,000 रुपए तक की एम्बुलेंस डिमांड कर रहे हैं। और अभी जो ये प्राइसेस फिक्स किए गए हैं सरकार की तरफ से, तो अभी जिन एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो एम्बुलेंसेस है जो जिनमें लाइफ सपोर्ट हो, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन हो। तो जो गवर्नमेंट ने भी रेट जो तय किए हैं, उसमें यह है कि पहले 10 किलोमीटर तक 4,000 रुपए देने हैं और उसके बाद पर किलोमीटर 100 रुपए देने हैं। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 5-6 हजार या 7-8 के तकरीबन मैक्सिमम दिल्ली से दिल्ली में जाने का खर्च आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एम्बुलेंस वाले बेशर्म होकर और बेझिझक होकर सीधा 40,000 30,000 से नीचे बात नहीं करेंगे, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए ही नहीं है, आप सिलेंडर्स को लेकर भी देखिए। जो छोटे से छोटे सिलेंडर है, 5 लीटर के सिलेंडर है, 20,000 उनकी कीमत है खाली सिलेंडर्स की। रिफिलिंग के लिए आप अपनी जिम्मेदारी पर हैं। अगर आप 7 लीटर का लेते हैं तो 27,000 रेट है, 15 लीटर का लेते हैं तो 50,000 रुपए में आपको मिलेगा। और ये आपको ये कहकर दिया जाएगा कि आपको इससे कम में कहीं और मिले तो आप कहीं और से ले लीजिए। तो एक तो चोरी है, फिर सीना जोरी है, लोगों की मजबूरी है कि लोगों को लगता है कि फिलहाल अपने मरीज की जान बचाएं और वो बच जाए तो उसके बाद बाकी चीजों को देखेंगे। तो अभी कैपिंग की गई है एम्बुलेंस पे, ये जरूरी था। अब ये भी कहा गया है कि होम जो सिलेंडर्स है वो घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन दवा और ये तमाम चीजें हैं जिन पर अभी सरकार को एक्शन लेना बाकी है। जी आनंद, एक्शन कैसे लिया जाएगा आशीष, क्योंकि यही इसी इमोशन पे तो खेलते हैं कि 4,000 रुपए की जगह 40,000 हमने मांग लिया, लेकिन हमारे परिजन की जान की क्या कीमत है? कोई भी पैसा क्या उसमें उससे कीमती है उनकी जान से, उनके जीवन से। तो इसी इमोशन पे तो खेला होता है। इसी इमोशन पे तो कहते हैं कि लोग खेलते हैं कि अगर आपको चाहिए तो इतना दाम है, नहीं चाहिए तो रहने दीजिए। फिर आप अपने आप को कोसिएगा, किसको कहिएगा कि देखिए अगर मैंने दिए होते, एम्बुलेंस मिल गया होता तो शायद कुछ और परिणाम कुछ और होता। यही इसी इमोशन के साथ खेला जाता है। लेकिन खतरा यहाँ पर है कि ओवर प्राइसिंग अपनी जगह, लेकिन जानबूझकर किल्लत पैदा करना और जानबूझकर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना, ये बहुत डेंजरस है। और इसमें जो नकली दवाइयों का काम है, नकली मेडिकल इक्विपमेंट का काम है, वो तो और भी खतरनाक है। क्योंकि आप जानबूझकर, आप जानकर ये नकली चीज बेच रहे हैं, गलत चीज को बेच रहे हैं। आपको पता है कि इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। आनंद, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 2 चीजें इस वक्त जो है मेडिकल फैसिलिटी या कहा जाए कि मेडिकल हेल्प के नाम पे सबसे ज्यादा ठगी जाती हैं। पहला, रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो या फिर टोसी के इंजेक्शन हो। ये इंजेक्शन अगर आपको चाहिए, मन चाही कीमत जो है वो एजेंट दलाल जो है वो साफ तौर पे मानवता को एक तरफ रखते हुए सीधे इसकी डिमांड करते हैं कि अगर आपको इंजेक्शन की जरूरत है तो आपको इंजेक्शन की कीमत इतनी चुकानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिवार वाले मजबूर हैं, लिहाजा वो उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा जो एक मोडस ऑपरेंडी है वो है बेड का। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में, उन प्राइवेट हॉस्पिटलों को अगर कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है तो वहां पे बेड फुल बताए गए हैं, लेकिन डैशबोर्ड सिस्टम कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें आपको ये मालूम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर बेड खाली है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बेड की कीमत एक तय की गई है। जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसे ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, ऐसे में उसको जो हॉस्पिटल कीमत बोलेगा उस कीमत पे वो बेड उसे अवेलेबल कराया जाएगा, जबकि वो उसके पास, हॉस्पिटल के पास वो बेड खाली है लेकिन उसे बुक ही बताया जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों को ठगा ही जाता है। ऊपर से नकली दवाओं और नकली इंजेक्शंस का मामला वो उभर कर सामने आता है तो वो और चौंकाने वाला होता है, क्योंकि पेशेंट की जान बचाने के लिए परिवार गया है, लेकिन नकली दवाओं और नकली इंजेक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों को खो देगा। मानवता से एकदम पूरी तरह से इनका कोई नाता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कालाबाजारी करने वाले लोगों के परिवार के कोई सदस्य कभी इसका शिकार नहीं होंगे और वो हमेशा इसी तरह से जो है करते रहेंगे धंधा। कहीं ना कहीं इनका ज़मीर कहीं मर गया है क्या? इनके आत्मा को क्या इनको कोसती नहीं है कि अपने आप चेहरा आईने में देखकर इनको क्या शर्म नहीं आती? रात को नींद कैसे आती है, चैन की नींद कैसे सो पाते? कई बार ऐसे सब सवाल उठते हैं जब इन गिद्धों के किस्से सामने आते हैं और देखते हैं जो आपदा में मुनाफा ढूंढ रहे हैं। चलिए एक और बात करते हैं। आशीष, प्रियंका और मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। इससे पहले कि अखाड़ा में एक छोटा सा ब्रेक लें, पर हम आपको ये चर्चा दिखाना चाहेंगे, ये वार्ता दिखाना चाहेंगे जो न्यूज़ 18 के ज़ाका जेकब ने बात की उस व्यक्ति से जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है कि अमेरिका
कैसे कोरोना पर एक हद तक काबू पा पाया। कुछ महीने पहले जो भारत में हाल है उससे बदतर हालात अमेरिका में थे, जहां रोज हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी और किसी को पता नहीं था कि इस कोरोना काल में इस वायरस का कैसे इससे पार पाया जाए। वो व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट के खास एडवाइजर हैं कोरोना वायरस पर, डॉक्टर एंथनी फाउची। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उनका ये कहना है कि शायद भारत में 2-3 हफ्ता लॉकडाउन लगाने से हम चेन को ब्रेक भी कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस वायरस पर कैसे काबू पा सकें। India is currently going through this second wave, which I'm sure you're also very closely following. Just in terms of the severity of what we are seeing with what ordinary people are going through, what do you make of it, and what stands out for you just in terms of the disease, the scale of it, and the severity of it? Well, the thing that stands out, it has the dynamics, really somewhat similar to the extraordinarily large wave that we had in the United States at the end of the fall and the beginning of the winter, where we were seeing 300,000 cases per day, and we were up at around 3,000 and sometimes as high as close to 4,000 deaths per day. So there is that similarity there. As I mentioned when I was asked by several members of the India press what my recommendation would be and what I thought would be going on, I think it's clear that you have to take the step of shutting down most of the country, particularly the involved areas. And I don't mean shutting down for 6 months. You don't need to do that long. You just need to break the chain of transmission. And one can do that by shutting down to the extent possible for 2, 3 weeks, 4 weeks. And then as soon as the cases start coming down and you vaccinate more people, then you could get ahead of the trajectory of the outbreak. Okay. Because obviously you've got to get as many people vaccinated as you possibly can. True. And when you do that, you've also got to do public health measures. कई बार कोरोना काल के इस आपदा में लोग एक तरफ जहां मुनाफा ढूंढने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हैं जो कि मसीहा बनकर सामने आते हैं। जहां ये चारों तरफ त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है और कालाबाजारी चल रहा है और कोरोना काल के ऐसे गिद्ध हैं, वहीं पर ऐसे लोग हैं जो मसीहा बन जाते हैं। अब बिहार के मुंगेर की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार है ये कहानी और दिल को छू जाने वाली कहानी है। यहाँ ऑक्सीजन एम्बुलेंस की तेज़ी से बढ़ती मांग ने उनका किराया भी पहुँच के बाहर कर दिया। एम्बुलेंस ड्राइवरों की इस मनमानी के बाद मुंगेर मंच लोगों को राहत देने के लिए सामने आया और उन्होंने ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। अब इस ऑटो एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों की ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस ऑटो में लगाया गया है, जिससे गंभीर मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन भी मिल जाए और आसानी से उन्हें अस्पताल भी पहुँचाया जा सके। अब मुंगेर मंच ने ये सेवा गरीब और बेसहारा लोगों के लिए शुरू की है। इस सेवा के लिए मरीज़ या उसके परिजन को ऑटो एम्बुलेंस में दिए गए नंबर पर फ़ोन करना होता है और इस वक्त शहर में करीब आधा दर्जन ऑटो एम्बुलेंस दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। 6 हैं, अब ये 6 से 60 हो जाएं, यही हम कामना करेंगे। लोग आएँ, आगे बढ़ें और मुंगेर मंच की सेवा की मदद करें कि और भी ऑटोज़ को ऑटो एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो मनमानी है, मुनाफा कमाने का जो एटीट्यूड है, इसको बदलने की ज़रूरत है और इसको काउंटर भी करने की ज़रूरत है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। इस कोविड एपिडेमिक में जहां लोग को ही काटने में लगे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग और संस्था भी है जो लोगों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। मैं बात कहूँ कि एम्बुलेंस की, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन एम्बुलेंस का जो भाड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 से 3 किलोमीटर ले जाने में 5 से 10 हज़ार रुपया तक लोग वसूलते हैं। लेकिन एक ऐसी मुंगेर मंच एक ऐसी संस्था है जिन्होंने ऑटो एम्बुलेंस की आज से स्टार्टिंग की है। ऑटो एम्बुलेंस की खासियत क्या, आप देख सकते हैं कि ऑटो एम्बुलेंस पेट सेवा, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के साथ सैनिटाइजर भी है। ये एक ऑटो एम्बुलेंस है जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें देखिए यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, इनका काम है कि जो जहाँ से उनको फ़ोन आएगा वहाँ तक जाएंगे, उनको लेके जाएंगे। पीछे में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर, हम चाहेंगे कि अपने सहयोगी से वो दिखाएं कि पीछे में जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है, सामने में सैनिटाइज़र भी है। ऐसे इसके बाद इसमें अभी काम
होना है, लेकिन ये अब बिल्कुल ही लोगों के लिए बिल्कुल ही बन चुका है। जो भी फ़ोन होगा आप देख सकते हैं कि जो आगे में ही है जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन हम चाहेंगे कि दिखाए कि फ़ोन का जो नंबर है 7258036233, इस पे जो भी लोग स्थानीय लोग इस पे फ़ोन करेंगे तो ये सेवा उनको तत्काल मिल जाएगा। तो जहां चंद लोग लोगों को काटने में लगे हुए हैं, वहीं हजारों की तादाद में लोग ऐसे सामने आए हैं जो लोगों का दुख दर्द बांटने में लगे हुए हैं और उनका साथ देने में लगे हुए हैं। अमित पांडे और अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। अमित, इस वक्त आप कहाँ हैं और किस तरह की बातें आप देख रहे हैं? क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपदा को अवसर देखकर, लोगों की मदद का अवसर देखकर, ऐसे कर समाज में समाज कल्याण, जन कल्याण के लिए काफ़ी कुछ अपनी मेहनत, अपनी पूंजी, सब कुछ झोंक दिया? ऐसे भी किस्से हैं? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली में हैं। नई दिल्ली के इलाके के आसपास से दो तरीके के चेहरे आनंद हमने देखे पिछले 3-4 दिनों के दौरान। पहला चेहरा देखा हमने ठीक यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर लोधी कॉलोनी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पकड़े गए थे और उनको 70 से 80 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। पूरा का पूरा एक रैकेट सक्रिय था। आज जब लोगों को जरूरत है तो दोगुने से भी ज्यादा दामों में बेच रहे थे। और दूसरा हमने एक तस्वीर ये भी देखी कि यहाँ पर दिल्ली में भी ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई और ऑटो ड्राइवर्स को रोप इन किया गया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव एक लिया गया कि ऑटो ड्राइवर्स आए, एक बैनर के तले वो जरूरतमंद लोगों को एक गंतव्य से दूसरी गंतव्य तक पहुंचाएं। और यहाँ भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर से भी यहाँ पर लगाए जाए, ताकि जो मनमाना दाम वाहन वसूल रहे हैं कम से कम वो ऐसा ना हो। तो दोनों तरीके के चेहरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन लंगर देख लीजिए आनंद, यहाँ पे, या फिर आइसोलेशन होम्स देख लीजिए, जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को देख लीजिए। बहुत लोग आ रहे हैं बढ़ चढ़कर आगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गिद्ध हैं और जिनको मरीजों की बेबसी और जरूरत नहीं समझ पे आ रही है। लेकिन उनको भी एकदम सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर जो एजेंसियां हैं लगातार नजर बनाए हुए। आनंद, बिल्कुल, इन गिद्धों को काबू में करने की ज़रूरत है, उन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा भी देने की ज़रूरत है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस रिपोर्ट के लिए। जो भी आगे आए जन कल्याण में साथ दे और लोगों की तकलीफ़ों को कम करने में मदद दे, उन सब को हमारा सलाम और उन सब की सारी एफर्ट्स का स्वागत। जितने और ऐसे जुड़े वही अच्छा है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में कहाँ पर हैं अभिषेक? देखिए, महाराष्ट्र में मैं साउथ मुंबई में हूँ। साउथ मुंबई अभी राजेश टोपे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। खास करके महाराष्ट्र में जो अब चिंता जो सता रही है आनंद, लगातार स्वास्थ्य विभाग को वो थर्ड वेव की सता रही है। और इस थर्ड वेव में उन्होंने फोकस NICU के बच्चों को रखा है, यानी जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको ज़्यादा फोकस में रखा है। क्योंकि टास्क फोर्स जिस तरीके से सेंटर की हो या स्टेट के हो, दोनों ने एक सजेशन महाराष्ट्र सरकार को दिया है कि जो नेक्स्ट वेव होगी, जब हम 18 तक वैक्सीनेशन कर देंगे तो एक लेयर हो जाएगी, उसके बाद नीचे के लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और उसमें थर्ड वेव में ज़्यादा इन्फेक्टेड बच्चे होंगे, जिनको लेकर के तैयारियां तुरंत की जानी चाहिए। उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उससे जुड़े तमाम सारे आला अधिकारियों की हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि आपदा अवसर वाली बात, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भी दो चेहरे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी शुरुआत है, खासकर ऐसे समय में जब एक दूसरे को मदद चाहिए। हालांकि कुछ लोग उसमें इस अवसर को तलाश रहे हैं कि इसमें पैसे कमाए जाए, उसको लेकर सरकारें या टास्क फोर्स काम करने के साथ साथ लोगों को भी जागरूक तो न्यूज़ 18 में अभिषेक हमने यही बीड़ा उठाया है। हम जहां एक तरफ कोविड हीरोज, कोविड काल के जो हीरोज हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको दिखाएंगे समाज के सामने, जो समाज कल्याण में लगे हैं, जो कि इस आपदा में
अवसर ढूंढ रहे हैं लोगों की मदद करने का, उनको तो हम सैल्यूट और सलाम करेंगे, उनको सेलिब्रेट तो करेंगे, लेकिन ये जो कोरोना काल के जो गिद्ध हैं इनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। इनकी काली करतूतों से पर्दा हटाकर इनको जग जाहिर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी शक्ल इंसानों की होती है, अकल गिद्धों की होती है। इनकी नीयत ऐसी होती है कि जिसकी आपदा में कोविड से उखड़ती सांसें हैं, इससे वो अपनी जेबें भरे, अपना मुनाफा कमा सकें। ऐसे लोगों को चाहे वो देश में कहीं भी हों, उनको यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सपोज करेंगे। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कितने? कोरोना महामारी में लोगों का दर्द और आंसू देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन इंसानों की शक्ल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं आंसुओं को मुनाफाखोरी का ऑक्सीजन समझते हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों, तीमारदारों और परिवारों को दवा, इंजेक्शन और एम्बुलेंस के नाम पर सरेआम लूटने वालों को न्यूज़ 18 की टीम पूरे देश में बेनकाब कर रही है। ऐसे गिद्धों के लिए पीड़ितों ने दुनिया की सबसे सख्त सजा की मांग की है। न्यूज़ 18 ऐसे लोगों का सच आपको दिखाता रहेगा। कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। आज आपको मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले अलग अलग शहरों में मौजूद गिद्धों के चेहरे दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना के एक मरीज को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पीड़ित परिवार ने एम्बुलेंस वालों से बात की। कोई गाजियाबाद चलने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब परिवार वालों ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, तो एक एम्बुलेंस वाले ने दूसरे एम्बुलेंस चालक को मोबाइल फोन से कॉल किया। इसके बाद देखिए कैसे मरीज की मजबूरी में गिद्ध को अपना मुनाफा नजर आने लगा। कि भैया लोग यहीं पे गाड़ी खड़े अपनी है, ऑक्सीजन इनकी है, ठीक है, जाना छोड़ने हैं, बताओ इनको खर्चा पानी अगर तुम भेजो अपनी, वरना तो फिर कई लोगों से बात कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ बताओ, पूछ के बताइए, हैंड फ्री है फोन, जो कुछ बताना है बताओ। हाँ उनके पास जितनी है वो अपना लगाएंगे, हम लोगों के पास किसी के पास है ही नहीं। इतनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। फुल है, फुल है इनके पास, फुल जम्बू है यार। 8-9 घंटे तो चलबे करेगी। देखना 8-9 घंटा गाजियाबाद फोर्टिस हॉस्पिटल भैया, फोर्टिस हॉस्पिटल गाजियाबाद का, फोर्टिस हॉस्पिटल। पैसे बताओ भैया। 35,000 रुपये लगे। कितने? 35,000 35 की 35? 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। यकीन कर पाएंगे आप, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद तक बिना सिलेंडर वाली एम्बुलेंस का किराया 33,000 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया करीब 76 रुपए। कोरोना मरीज की उखड़ती सांसों में काली कमाई तलाशता एम्बुलेंस वाला 430 किलोमीटर के लिए 33,000 रुपए की मांग को बिल्कुल जायज ठहराने लगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर उससे गुहार लगाई। इस बार उसका जवाब पहले से ज्यादा चौंकाने वाला था। यार 33,000 पर बहुत ज्यादा है यार। आप बताइए भैया, जितना हुआ अब देख लो यार, 33 से पहले तुमने इतना बता दिया, फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे यार। 33,000 तो बहुत होता है यार। कितना? 33,000 बता रहे हो ना आप? जी भैया। तो यार देख लो, 33,000 तो बहुत पैसे हुए। अरे भैया गाड़ियाँ तो लखनऊ लोग जाने वाले 30,000 रुपए ले, लेकिन हम तो भैया लखनऊ 33,000 रुपए ले रहे हो तुम? ले रहे लोग यार। देखो हमें लोग से मतलब नहीं, आप बताओ कितना। अरे अपना जो हो जाए बताओ इनको, साफ सुथरी, वरना आगे देखो। हाँ
30,000 रुपये हो जाएगा। 30 में? उससे कुछ और गुंजाइश नहीं करोगे? भाई साहब बिल्कुल सही जाए बता दिया। नहीं, इससे मतलब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको अर्जेंट चाहिए भैया। अर्जेंट चाहिए तुरंत भैया, सही बता दिया पैसे आपको। मतलब इससे कम में नहीं हो पाएगा? चलो हम देखते हैं, बात करते हैं। हाँ, जैसा होगा हम बता देंगे भैया, ठीक? भैया हम कह रहे हैं जैसा होता है, हम 1-2 लोगों से और पूछ लें, अगर कोई कम में करेगा तो हम उसको ले जाएंगे, है ना? ठीक है भैया। क्या भैया नाम क्या है आपका? गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों की मेडिकल इमरजेंसी का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोर एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो ये दावा करने लगा कि कुछ दिनों पहले तक लखनऊ में ही मरीज को लाने ले जाने का 30,000 रुपए ले रहे थे। खैर, कोरोना काल का गिद्ध इतना शातिर था कि वो 30,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक दांव और लगाया। देखिए, एम्बुलेंस वाले मुनाफाखोर गिद्ध ने इस बार लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद जाने के लिए कितने रुपए मांगे। 28,000 रुपये दे देना, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक, ठीक। 435 किलोमीटर गाजियाबाद लाल कुआं से 5 किलोमीटर आगे। 27.5 ये बता रहा हूँ, बोलेरो है उनकी। 2800 बता रहा है। ऑक्सीजन भी नहीं। लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवार ने 28 से 30,000 रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी पूरी बातचीत का ऑडियो स्टिंग कर लिया। कोरोना महामारी में वायरस के साथ साथ ऐसे मुनाफाखोरों ने लोगों की एक एक सांस को और भी मुश्किल बना दिया है। देश के कई शहरों में कोरोना काल के गिद्ध अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी देशद्रोह की हद तक पहुंच चुकी है। अपने ही देश के लोगों को लूटने वाले एक ऐसे ही एम्बुलेंस चालक का हैरान करने वाला सच सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एक एम्बुलेंस चालक ने कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। एम्बुलेंस चालक ने लुधियाना तक बुकिंग ली, कोरोना मरीज को लुधियाना छोड़ा, गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए लिए, 360 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। कोरोना मरीज के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। एम्बुलेंस का किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा। गुरुग्राम पुलिस एम्बुलेंस चालक की बेहिसाब वसूली के मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुग्राम की एम्बुलेंस यूनियन का दावा है कि जो एम्बुलेंस मरीज को लुधियाना लेकर गई थी वो यहाँ की नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एम्बुलेंस वाला इस देश का नहीं था? क्या उस एम्बुलेंस चालक के पास दुनिया की सबसे हाईटेक एम्बुलेंस है? क्या उस एम्बुलेंस के चालक को यह नहीं मालूम कि 350 किलोमीटर का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? खैर, कोरोना काल में पीड़ितों को इस कदर लूटने वालों को ही देशद्रोही गिद्ध कहा जा रहा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बेखौफ होकर प्राणवायु की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर विभाग और पुलिस ने एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे कोरोना मरीजों की जरूरत वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र से ट्रक में सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर गुरुग्राम लाए गए थे। गुरुग्राम के बादशाह थाने की पुलिस के मुताबिक एक सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए के आसपास है, लेकिन उसे 34,000 रुपए में बेचा जा रहा था, यानी 3 सिलेंडर के दाम वसूल कर 1 सिलेंडर दिया जा रहा था। मुनाफाखोरों ने पुलिस को बताया कि कालाबाजारी में शामिल 3 गिद्धों ने सिर्फ 2 घंटे में 250 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। पुलिस के मुताबिक इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइसेंस भी नहीं था। कोरोना मरीजों से बेहिसाब वसूली के अलावा मेडिकल उपकरण के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करने वाले गिद्ध भी कम नहीं हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई तो कुछ गिद्धों ने अपने शातिर दिमाग से धोखाधड़ी की नई साजिश बनाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के काम आने वाले सिलेंडर। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले शातिर गिद्धों ने इनका लाल पेंट हटाकर काला पेंट कर दिया ताकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखने लगे। उसके बाद इनमें ऑक्सीजन भरकर इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के अलीपुर इलाके में चल रहे कोरोना काल के गिद्धों की इस साजिश के बारे में पुलिस को खबर मिली।
छापा मारा तो मालूम हुआ कि 532 फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक 4.5 लीटर के इस सिलेंडर को ये मुनाफाखोर गिद्ध 13,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने रवि शर्मा, मोहम्मद अब्दुल और शंभू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीजों की जरूरत से जुड़ी हर चीज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक लोधी कॉलोनी सेंट्रल मार्केट में दुकान नंबर 9 और 10 नवनीत कालरा की, उसी के रेस्टोरेंट एंड बार में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी की गई थी। मोबाइल फोन के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करके इनकी कालाबाजारी हो रही थी। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 70,000 रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि पोर्टेबल कंसंट्रेटर सिर्फ 40 से 45,000 रुपए में मिलता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव सूरी, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 100 प्राइस स्टिकर भी बरामद किए गए, यानी कालाबाजारी करने के लिए मनमाना रेट स्टिकर लगाकर ये गिद्ध मुनाफाखोरी करते थे। कोरोना ने सारे देश को बेहाल कर रखा है, लेकिन इंसान होकर भी ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि परेशान लोगों की मदद करने के बजाय गिद्ध बनकर उन्हें दिन रात लूट रहे हैं।